गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वाटर। कल हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, है ना। थोड़ा सा चैप्टर डिस्कस किया था, आप लोगों ने रीड किया चैप्टर। अगर बुक से अभी तक चैप्टर रीड नहीं किया तो आप लोग एक बार चैप्टर को रीड करेंगे और जो कल क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उन क्वेश्चंस का आंसर मुझे देंगे। ठीक है, क्या पूछा था मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे कि जो वाटर हम यूज करते हैं और वो हमें ओशियंस और सीज की हेल्प से मिलता है, यानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं हमारे घर तक पानी पहुंचने में। तो कैसे करते हैं वो? अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि कैसे ओशियंस और सीज हमारे घर तक वाटर पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो आज डिस्कस करते हैं वाटर साइकिल। क्या है वाटर साइकिल, देखते हैं। अभी देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मियां जब कपड़े धोती हैं तो वो धूप में उनको सुखा देती हैं। क्या होता है, थोड़ी देर तो पानी कपड़ों में से टपकता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर के बाद पानी टपकना बंद हो जाता है और तो 1-2 घंटे के बाद आपके कपड़ों में पानी रह ही नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है, बताइए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर है वो उड़ जाता है ना, पानी गायब हो जाता है कपड़ों में से, इसीलिए कपड़े सूख जाते हैं, है कि नहीं। अब ये पानी गायब क्यों हो जाता है? अगर मैं कपड़े छांव में सुखा दूं तब क्या होगा, अगर मैं कपड़े धूप में सुखा दूं तब क्या होगा? बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताइए कि एक कपड़ा अगर हम धूप में सुखाएं और एक कपड़ा अगर हम छांव में सुखाएं तो क्या डिफरेंस आएगा? बताओ जल्दी से, पता है क्या डिफरेंस आएगा? जो कपड़ा आपने छांव में सुखाया सूखेगा तो वो भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। जो कपड़ा आपने धूप में सुखाया है वो बहुत जल्दी फटाफट सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी तेज सनलाइट पड़ेगी उतने वाटर की जो वाटर है वो वेपर बन के उड़ता रहेगा, गर्म होके वो वेपर बन के वो उड़ता रहेगा, है ना, और आपके कपड़े उतनी जल्दी सूख जाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, यानी पानी फैल गया आपसे फ्लोर पर और क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो पानी अपने आप सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? कोई तो रीजन होगा, ऐसा तो नहीं है वो जमीन के अंदर चला जाता है। चलो मिट्टी वाली जमीन है तो वो जमीन के अंदर चला जाएगा, लेकिन अगर फर्श पे फैल जाए तो भी वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, पानी गायब हो गया। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्ड फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, इसी तरीके से जब कपड़े सूख जाते हैं तो उनमें से भी पानी गायब हो जाता है। वाटर फ्रॉम wet roads, rooftops and few other places also disappears after the rains. Where does this water go? ये वाटर कहाँ जाता है अगर ये पानी गायब हो जाता है तो पता है ना, आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ा है। तो पानी वाटर साइकिल के थ्रू चलता रहता है। कैसे भाई? यहाँ पानी फिल है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ये सनरेज है, सनरेज यहाँ तक आती है तो ये पानी क्या होता है, इवोपरेट होके ऊपर जाता है ना, इवोपरेट होके ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये कंडेंसेट हो जाता है और यहाँ पर क्लाउड्स बन जाते हैं। जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये वापस से रेन करा देते हैं, है ना, फिर ये वापस से रेन करा देते हैं। इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। और इसी की वजह से जो पानी फर्श पर गिरता है, जो पानी हमारे रोड्स पर होता है, जो पानी हमारे रूफ टॉप पर होता है या कपड़ों में होता है, वो कैसे उड़ जाता है? वो इसी वाटर साइकिल की वजह से उड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, डू यू रिमेम्बर इन विच वाटर विद सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट वाज हीटेड, यानी कभी आपने ऐसा सोचा है, कभी आपने ऐसा देखा है कि आपने एक गिलास पानी में नमक मिला लिया, ठीक है, नमक उसमें डिसॉल्व हो गया और उसके बाद आपने क्या किया, उस पानी को गर्म किया। हाँ, उस पानी को गर्म किया, पानी सारा का सारा वाटर क्या हो गया, वेपोराइज हो गया, सारा का सारा वाटर इवोपरेट हो गया। अब क्या होगा, क्या मिलेगा आपको उसमें? कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा? बताओ जल्दी से, क्या मिलेगा आपको? वही सॉल्ट मिल जाएगा जो सॉल्ट आपने उसमें डिसॉल्व किया था। ठीक है, आपको वो पूरा का पूरा सॉल्ट या पूरी की पूरी शुगर आपको मिल जाएगी जो आपने उस वाटर में डिसॉल्व की थी, है ना। द वाटर इवोपरेटेड एंड सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। This activity gives us an idea that on heating, water changes into its vapor. यानी ये जो एक्टिविटी है ये हमको क्या आइडिया देती है? ये हमको बताती है कि जो वाटर है वो वाटर किस में चेंज हो जाता है गर्म होने के बाद?
वेपर में चेंज हो जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। देखा है आपने कि जब आप दूध गर्म करते हो या पानी गर्म करते हो और आप ऊपर देखते हो गर्मियों में बहुत धुआं धुआं सा निकलता है उस बर्तन के ऊपर से, और अगर आप उसके ऊपर कोई बर्तन रख दो या प्लेट वगैरह रख दो और 2 मिनट के बाद प्लेट को उठा के उल्टा कर दो तो क्या होगा, वहां पर आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है ना, ड्रॉपलेट्स दिखती है। तो वही तो वाटर वेपर है जो प्लेट पर आकर जमी और जब वो फिर से कूल हुई तो वो फिर से वाटर ड्रॉप्स में बदल गई। ठीक है, we use realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it। मतलब हम इस एक्टिविटी से ये पहचान सकते हैं कि जो वाटर वेपर है वो अपने साथ कभी भी सॉल्ट की ड्रॉप को या सॉल्ट को लेकर नहीं जाती, सॉल्ट को कैरी नहीं करती, वो केवल वाटर को ही कैरी करती है, वाटर की वेपर्स को ही कैरी करती है ना। सॉल्ट इसीलिए आपको वापस से मिल जाता है। वाटर वेपर्स so formed become a part of the air and cannot usually be seen। इसीलिए जो वाटर वेपर होती है वो हमारे क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट होती है, हमारी एयर का एक पार्ट होती है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं करती, और जब अपने साथ कुछ कैरी नहीं करेंगी तो ट्रांसपेरेंट होंगी और हमें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। यानी पानी को वेपर में बदलने के लिए क्या चीज जरूरत है, किसकी जरूरत है, उसको गर्म करने की जरूरत है, उसको हीट देने की जरूरत है। विदाउट हीटिंग आप वाटर को वेपर में चेंज नहीं कर सकते। अब वो हीटिंग जरूरी नहीं है कि आप गैस पर ही दो, आप सनलाइट में रख दो वाटर को तो भी आपका वाटर जो है वेपर बनकर उड़ जाएगा, है ना। However, we have seen that water changes into its vapor also from the field, roads, rooftops and other lands area। यहाँ पर भी ये वही बात कर रहा है कि आपने देखा होगा कि जो वाटर है वो वेपर कैसे बन जाता है, यानी वाटर वेपर में चेंज कैसे हो जाता है, फील्ड्स में भी, रोड्स में भी, रूफटॉप में भी, जबकि वहां तो कोई गैस नहीं है ना। We also discuss in chapter 5 that to obtain salt water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate। हमने चैप्टर 5 में रीड किया था, क्या किया था, सी के हम सॉल्ट कैसे निकालते हैं या सॉल्ट कैसे बनाते हैं। हम क्या करते हैं, ये बड़ा सा सी है ना, इसके पास हम छोटे छोटे पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं और इसका वाटर इसमें इकट्ठा हो जाता है। जब सनलाइट पड़ती है, सनरेज आती है तो क्या होता है, वाटर आपका इवोपरेट हो जाता है ना, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, आपको यहाँ पर सॉल्ट मिल जाता है फिर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्ट बनाते हो। समझ में आया? फ्रॉम वेयर डज द वाटर गेट द हीट इज इट नीडेड टू इवोपरेट, लेट अस फाइंड आउट कि ये जो इवोपरेट हुआ वाटर है अब इसका क्या होता है, या हम इसको क्या करते हैं, या कौन इसका क्या करता है, इसको हम देखो, चलो अभी पढ़ते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर ऑन इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। यानी दिन के समय जितने भी पानी की हमारे पास सोर्सेज हैं, चाहे वो ओशियन हो, रिवर हो या लेक हो या पॉन्ड हो, सभी पर सनलाइट पड़ती है, सब पर पड़ती है सनलाइट। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट, है ना, जितने भी हमारे फील्ड है, घर है, रूफटॉप है, सब पर सनलाइट पड़ती है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूअसली चेंजेस इनटू वाटर। यानी और जहां जहां भी यहाँ वाटर होगा वो जगह सारा वाटर वेपर में चेंज होता जाएगा। चाहे आप घर के बाहर पानी भर के रख दो, चाहे घर के अंदर पानी भर के रख दो, फर्क केवल इतना पड़ेगा, जहां पर शेडो होगी या घर के अंदर पानी होगा वो थोड़े टाइम लगेगा वाटर वेपर बनने में, और जो घर के बाहर पानी होगा वो क्योंकि हीट उसको कंटिन्यूअसली मिल रही है तो वो फटाफट वाटर वेपर बन जाएगा, और सुबह का पानी शाम तक आपको नहीं मिलेगा, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, however the salt dissolved in the water are left behind it। और इसीलिए जो सॉल्ट है ना, जो हम पानी में घोल देते हैं, वो हमको बहुत इजीली मिल जाता है। Did you find that water also disappeared from the plate kept in the shade, though it could have taken more time। यानी एक प्लेट आपने धूप में रखी है और एक प्लेट आपने शेड में रखी है। ये वाली जो प्लेट है ये तो फास्ट वेपर बन जाएगी वाटर, लेकिन इसका जो वाटर है वो थोड़ा स्लोली वेपर बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ऐसा नहीं होगा
कि ये पानी उड़ेगा नहीं, ये पानी भी उड़ेगा, ये पानी भी कोई वेपर बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर, है ना। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीचेज एयर, क्योंकि यहाँ पर क्या सनलाइट नहीं पहुंच रही है, बताओ ऐसा होता है क्या? क्या सनलाइट, हमने शेड में कोई चीज रख दी तो वहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है? सनलाइट तो पहुंच रही है, लेकिन उतनी हीट वहां पर नहीं पहुंच रही है जितनी हीट खुले एरिया में उस वाटर को मिल रही है ना। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड, मतलब दिन के समय जितना भी हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो सब हीट हो जाता है, वो सब गर्म हो जाता है, लेकिन जहां पर हमें शेड मिल जाती है वहां पर थोड़ा सा कम गर्म होता है, और जहां पर शेड नहीं मिल पाती वहां पर तेज गर्म होता है, केवल फर्क इतना है। दिस फॉर्म एयर वेपोराइज प्रोवाइड हीट और इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, यानी जो गर्मी है वो वाटर को इवेपोरेट होने में शेड में भी हेल्प करती है। भाई गर्मी तो सब जगह है, चाहे आप बाहर हो या अंदर हो, है ना। Thus evaporation takes place from all the open surface of water, यानी जो भी इवेपोरेशन है वो वाटर की ओपन सरफेस जहां भी रखी है वहां सभी जगह इवेपोरेट होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा चाहे आप शेड में रखो, घर के अंदर रखो, घर के बाहर रखो, उसको लॉकर में रख दो कि पानी इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूअसली एडेड टू एयर, और जो वाटर वेपर होती है वो एयर में ऐड होती चली जाती है। However, evaporation of water is a slow process, लेकिन जो स्लो प्रोसेस जो शेड में जो वाटर का इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो होता है। That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. इसीलिए हम नोटिस करते हैं कि हमने जो सुबह पानी भर के रखा था बकेट में वो अब थोड़ा सा कम हो चुका है ना। एंड सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, लेकिन अगर धूप में बकेट भर के रख दोगे तो वो शाम तक आपको शायद आधी मिलेगी, और अगर छोटी बकेट हुई तो हो सकता है आपको पानी उसमें ना भी मिले। इसीलिए एंड सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, ठीक है, कि सनलाइट में जो इवेपोरेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, अब प्लांट्स में वाटर कैसे लॉस होता है? देखो भाई, हम पानी देते हैं प्लांट्स में, ठीक है, हमने वाटर दिया प्लांट्स में, अब क्या हुआ, जब सनलाइट पड़ी तो ये पानी इवेपोरेट हुआ, ठीक है, यहां से भी इवेपोरेट हुआ, और लीफ की बैक साइड में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टोमेटा होते हैं लीफ की बैक साइड में। इन स्टोमेटा, इनको टिनी पोर्स भी बोल सकते हो आप, तो इन टिनी पोर्स की हेल्प से भी वाटर प्लांट में से ट्रांसपिरेशन होता रहता है, ठीक है, जमीन में से इवेपोरेशन होता रहेगा वाटर का, और प्लांट में से ट्रांसपिरेशन होता रहेगा वाटर का, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाटर फिर से ऊपर जाएगा, एयर में मिलेगा, यहाँ पर कंडेंसेट होगा, है ना, कंडेंसेट होगा वाटर, कंडेंसेट होने के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और ये फिर बारिश पड़ने लगेगी, बारिश पड़ेगी तो ये पानी फिर से नीचे आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो कुछ पानी जमीन में यानी सॉइल में चला जाएगा तो प्लांट को मिल जाएगा, और प्लांट से फिर से पानी ट्रांसपिरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ लीफ, ठीक है। Plants need water to grow. Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of in it there with their different part. मतलब प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, उगने के लिए, बड़ा होने के लिए, हेल्दी ग्रो के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और जो बाकी का पानी होता है ये प्लांट अपने दूसरे पार्ट में भेज देता है ना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट इनटू एयर, और जो बचा कुचा पानी है वो प्लांट एयर में रिलीज कर देता है थ्रू ट्रांसपिरेशन एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू करता है वॉट, भाई प्लांट से जो पानी निकलेगा ना एयर में उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ध्यान रखना, प्लांट से जो पानी वाटर में जाएगा, सॉरी, प्लांट से जो वाटर एयर में जाएगा उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर है वो एयर में कैसे एंटर करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इट इज लॉस्ट फॉरएवर, और ये हमेशा होता रहता है, ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है ना। हम लोग प्लांट को पानी देते रहते हैं, आप सोचो आप एक दिन प्लांट को पानी नहीं दोगे तो अगले दिन क्या होगा, प्लांट आपकी जो ग्रीन ग्रीन लीव्स है ना वो येलो येलो हो जाएंगी, मुरझाएंगी, मरा सा हो जाएगा प्लांट, है ना। तो प्लांट को भी पानी की बहुत जरूरत होती है हमारी तरह, इसीलिए प्लांट को भी रोज वाटर देना चाहिए हमको ताकि वो हेल्दी ग्रो कर पाए।
और अपना फूड प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, चलिए अब आप लोगों की बारी है, जल्दी से फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। हम आगे चलते हैं। ये लोगो सबको मालूम है, ये मेरी क्लास का लोगो है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर? हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? बादल कैसे बनते हैं? बादल अभी मैंने आपको बनना बताया था ना कि बादल कैसे बनते हैं, बस वही प्रोसेस है। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। यानी कोई कांच का ग्लास लो, उसमें बर्फ डालो, थोड़ी देर के बाद आप देखना बर्फ ग्लास के बाहर की साइड ना आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, पानी की बूंदें दिखाई देंगी, है ना। ऐड सम आइस इनटू वाटर, अब इसमें और ऐड कर दो बर्फ। वेट फॉर 1 और 2 मिनट, 2-3 मिनट और वेट करो। क्या होगा? फिर से पानी की और सारी बूंदें, मतलब अब पानी की ज्यादा बूंदें ग्लास के बाहर इकट्ठा हो जाएंगी। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। यानी कहां से आई पानी की ये बूंदें? भाई जब आपने बर्फ तो अंदर डाली थी तो पानी की बूंदें बाहर कहां से आ गई? कैसे आ गई? कैसे आ गई? क्योंकि बाहर का जो एरिया था ये गर्म था, ये बाहर का जो एरिया था गर्म था, अंदर से ठंडक थी, अंदर से जो ठंडक थी वो बाहर की तरफ आई, और बाहर से जब उसको हीट मिली तो क्या हुआ? जो वाटर था वो कंडेंसेट हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? वाटर वेपर्स बन गई। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस्ड वाटर। यानी जो कोल्ड सरफेस है, अंदर वाली जो सरफेस है वो ठंडी है, और बाहर की जो सरफेस है वो गर्म है। तो जो गर्म सरफेस होगी क्या होगा? अगर वाटर वेपर अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो यहाँ आकर क्या हो जाएंगी? वो पानी की बूंदें जमने लग जाएंगी। ठीक है, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर कूल द एयर अराउंड इट। और अपने चारों तरफ की जो हवा होती है ना, क्योंकि हवा में क्या होता है? वाटर होता है ना। अभी बताया था ना हमने कि हवा में क्या होता है? हवा में वाटर होता है, एयर में वाटर होता है, और एयर गर्म होती है इन कंपैरिजन टू आइस। जब आइस से ठंडी ठंडी एयर उस गर्म एयर को मिलेगी तो क्या होगा? यहाँ पर वाटर की जो होंगी वो ड्रॉपलेट्स जम जाएंगी, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, और वो ग्लास की सरफेस पर जमने लगेंगी। समझ में आया? इसी तरीके से द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से जो कंडेंसेशन है ना वो सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर वाटर को वापस लाने में हेल्प करता है। हाउ डज इट हैपन? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे, इट गेट्स कूलर। जो एयर है वो ठंडी होती जाएगी, और जब एयर ठंडी होगी तो क्या होगा? जो वाटर वेपर एयर में है वो भी तो ठंडी होंगी, तो वो जो वाटर की वेपर है वो क्या होगा? वो वाटर में चेंज हो जाएंगी। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूलर एंड कूलर। जितना ऊपर जाएगा उतना ठंडा होगा, है ना, वाटर वेपर उतनी ठंडी होंगी। At sufficient height, the air becomes so cool that water vapor present in the condenses to form tiny drops of water called droplets. और बहुत ज्यादा ऊपर जाने पर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वहां इतनी ठंड हो जाएगी कि जितनी भी वाटर वेपर है वो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी और क्लाउड्स बना देती है। ठीक है, it is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as cloud. और यही छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं हमको बादलों की तरह दिखाई देती है। बोलते हैं ना आज तो बादल हो रहे हैं, बारिश पड़ेगी, तो यही वो ड्रॉपलेट्स होती है जो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। It so happen that many droplets of water comes together to form larger size drop of water. यानी एक बड़ी सी साइज की ड्रॉपलेट बना लेती है जो जब बहुत भारी हो जाती है, जब उस पर अपना वेट नहीं सहन हो पाता तो वो क्या होती है? वो बरसने लग जाती है और बारिश की बूंदों के रूप में वो फिर से नीचे आ जाती है। These falling water drops are what we can rain, और इसी को हम क्या कहते हैं? बारिश कहते हैं। In special conditions it may also fall as hail or snow। यानी कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती है, यानी जब वो बर्फ जो वाटर वेपर है जो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो गई, अगर वो और भी ज्यादा ठंडी हो जाएंगी तो वो हेल्स और स्नो में कन्वर्ट हो जाएंगी। हेल्स मतलब ओले पड़ते हैं ना, ओले कभी कभी, वो बहुत ज्यादा ठंडी होने पर, मतलब बर्फ जब पानी जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा ऊपर का तो उसमें हेल्स में चेंज हो जाएगा।
Thus, water in the form of vapor gets into air by evaporation and transpiration, form clouds, and then come back to the ground as rain, hail or snow. जो वाटर वेपर है वो इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऊपर जाता है ना, और क्लाउड्स बनते हैं, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो फिर से ग्राउंड पर आते हैं एज अ रेन, हेल और स्नो की तरह। ठीक है, तो समझ में आया ये सारा प्रोसेस। Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, form cloud and then come back to the ground as rain, hail or snow। ठीक है, समझ में आया ये सारा प्रोसेस कि कैसे कैसे ये प्रोसेस चला, कैसे कैसे हमारे तक पानी पहुंचा और हमारा पानी उड़कर ऊपर गया। पानी क्यों उड़ता है ना, वेपर कैसे बनती है पानी, और एयर में क्या होता है, सब कुछ समझ में आया ना। चलो तो आज के लिए इतना रखेंगे, कल इसका आगे का पार्ट करेंगे, कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आज आप लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार रीड करोगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे। आज तब तक के लिए करते हैं आप लोगों से अलविदा, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।